हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो आपको क्लास 10th की बायोलॉजी में हम आपको इंटरनल एंड सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप इसको समझो कि ये है क्या, है ना। आंतरिक, ये क्या है? इंटरनल मतलब आंतरिक, और सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय। आंतरिक और कोशिकीय रिस्पायरेशन यानी श्वसन, आंतरिक और कोशिकीय श्वसन। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। श्वसन में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है वो कई पदों में पूरी होती है, कई पदों में संपन्न होती है। तो इस क्रिया को, इसके जो पद होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। नंबर एक की जो एक पद, पहला पद जो क्या होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। पहला पद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। और दूसरा पद क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है ना। ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा जो है क्रेब्स साइकिल, है ना। ये दो चीज होती है, एक क्रेब्स चक्र होता है और एक ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ना। अब हम ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसे कहते हैं? ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज जैसे पदार्थ को, कैसे? जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है। इसको ग्लूकोज को, ग्लूकोज चेंज इनटू, किसमें? ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुविक एसिड, है ना। पायरुविक अम्ल यानी कि ग्लूकोज को किसमें बदल दिया जाता है? पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है। ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है ना। इसमें साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया होती है। इसके बाद की क्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति पर निर्भर करती हैं। इसके बाद की जो क्रियाएं होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होती है। ठीक है, ये चीज होता है। वहीं दूसरा जो होता है, जो क्रेब्स चक्र होता है, क्या? जो क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल में जो पायरुविक अम्ल है, क्रेब्स साइकिल में जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से जल व कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बनते हैं। क्या बनते हैं? जब क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल जो होता है उसके उसका जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या बनता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, बनते हैं। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होती है? ये क्रिया O2 की, है ना, O2 की उपस्थिति में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसलिए इसे ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। जब ये क्रिया ऑक्सीजन के अभाव में कोशिका द्रव्य में ही, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये कोशिका द्रव्य में ही कम ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से, साइटोप्लाज्म में ही पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से किसमें बदल जाते हैं? एथिल अल्कोहल बनाते हैं। एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? अनाक्षी श्वसन कहलाती है ना। जिसमें जो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो क्या होती है? एरोबिक, एरोबिक, है ना, ये होती है एरोबिक
रिस्पायरेशन, और जब यही प्रक्रिया किसके ऑक्सीकरण से, पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के, है ना, जब ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से, है ना, पूर्ण ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, तब वो आयन कहलाते हैं, है ना। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कहलाती है, ठीक है। ये चीज होता है, इसी को हम ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। पूरा अवायवीय श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। पूरा अवायवीय श्वसन किस जगह होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद में हम देखते हैं कि एटीपी की उत्पत्ति क्या होती है, जनरेशन ऑफ एटीपी। ये तो अभी आपने ये चीज देखा, इंटरनल एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब हमको देखना है एटीपी जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, है ना। इसके बारे में हमें अब ये चीज क्या होती है, एटीपी की उत्पत्ति कैसे होती है उसको हम देखते हैं। वायवीय श्वसन क्रिया में, जब वायवीय श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कुल ग्लूकोज के एक अणु से, है ना, ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणुओं का, है ना, कई चक्रों के माध्यम से निर्माण होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ एटीपी। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। पहला चरण क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का होता है। इसमें इसके अंतर ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत एटीपी के 10 अणु प्राप्त होते हैं, है ना। एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, 10 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, और 2 एटीपी अणु क्या होते हैं, खर्च होते हैं। 10 प्राप्त होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 जो है खर्च होते हैं, ठीक है। इस प्राप्त होने वाले क्या है, प्लस में उसको, और खर्च होने वाले को हम माइनस में करते हैं, ठीक है, खर्च हो जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया में टोटल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, 8 एटीपी अणु जो है ना, प्राप्त होते हैं। है ना, क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में 10 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं और 2 एटीपी के अणु खर्च हो जाते हैं, इसलिए टोटल प्राप्त एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 8 एटीपी, है ना, मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑफ दिस मेथड। इस विधि में केवल कितने बचते हैं, 8 ही बचते हैं, है ना। दूसरी चीज हम देखते हैं, दूसरा जो होता है वो एस्टिल को एंजाइम के द्वारा, है ना, एस्टाइल को एंजाइम के द्वारा, है ना, एस्टाइल को एंजाइम, ये की प्रक्रिया में क्या होता है, कुल एटीपी अणुओं का जो निर्माण होता है, इसके बनते समय एस्टाइल को एंजाइम ये के बनते समय कुल मिलाकर के 6 एटीपी अणु जो है वो प्राप्त होते हैं, वो मिलते हैं, ठीक है। ये दूसरी प्रक्रिया होती है जहां पर एस्टाइल को एंजाइम ये के फॉर्मेशन के समय 6 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। हम इसके बाद देखते हैं तीसरा बिंदु है क्रेब्स चक्र में, है ना।
क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। कितने? 24 एटीपी अणु जो है वो प्राप्त होते हैं। अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज है ना, एक ग्लूकोज अणु से 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ये तो वायवीय का था, है ना, ये जो है वायवीय का था। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस है ना, या ग्लूकोज या एटीपी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें टोटल एटीपी अणुओं का कितना निर्माण होता है? 24, 8, 6 है ना, 24, 8, 6। ये किसमें होता है? एरोबिक का होता है 18, कुल मिलाकर के 38 एटीपी अणु जो है एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान प्राप्त होते हैं। और जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है ना, उसमें 2 एटीपी के अणु और प्राप्त होते हैं, है ना, 2 एटीपी के अणु और प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल एरोबिक मतलब एटीपी अणु का निर्माण कितना होता है? ये होता है 40, है ना। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और क्या कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, है ना, और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो घटना होती है उसके द्वारा कुल टोटल एटीपी अणुओं का निर्माण कितना होता है? 40 होता है जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा? जनरेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, इसके बाद में हम आपको अगले टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो श्वसन चक्र और श्वसन दर में अंतर क्या होता है? श्वसन चक्र और श्वसन दर में अंतर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। श्वसन चक्र किसे कहते हैं वो देखते हैं। श्वसन क्रिया में वायु को ग्रहण करने, श्वसन क्रिया में वायु को ग्रहण करने तथा फेफड़ों से वायु निकालने की दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों घटनाएं होती हैं। ये 1 मिनट में जितनी बार वायु का निश्वासन होगा, इसमें 1 मिनट में जितनी बार वायु का निश्वसन होता है उसे श्वसन दर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम श्वसन दर कहते हैं। यह बच्चों में अधिक योग जो वयस्क होते हैं उसमें कम होता है। विश्रामावस्था में इसकी जो दर होती है, औसत दर जो होती है वो 12 से 15 प्रति मिनट होती है। जब कौन सी अवस्था में? जब विश्रामावस्था यानी कि सोने की जो अवस्था होती है उस अवस्था में इसकी दर कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हम फिर देखते हैं कि श्वसन दर का जो प्रभाव होता है ना, श्वसन दर जो है वो 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की, है ना, अधिक कमी के कारण क्या होता है? थकावट व सिर दर्द होने लगता है। 5 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने पर जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे श्वसन दर के समय क्या होता है? श्वसन दर बढ़ जाता है। 6000 से अधिक ऊंचाई पर, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर O2 की मात्रा जो होती है वो एकदम कम हो जाती है और व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है। ठीक है, ये उस समय उसको कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 11000 मीटर के या उससे ऊपर जो है O2 से भी कम काम नहीं चलता है। इस कारण हवाई जहाज वायु रुद्ध बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। ये आपका टॉपिक था। अब हम अगली टॉपिक जो हमारी है वो ट्रांसपोर्ट है, इसको हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।